हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज़ अगर मेरे आसपास एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सुनाई दे रही होगी तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि क्या करूँ, ना स्पेस है ना समय है। लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों के लिए पॉडकास्ट बनाना है, क्योंकि ये मेरा ज़िद है, मेरा पैशन है और मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा एक तरीके से जुनूनियत है। तो उसी जुनूनियत को मैं बरकरार रखती हूँ और आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि कैसी भी सिचुएशन हो, फिर भी पूरी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँ। वो बात अलग है कि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होती है, चाह कर भी कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है मेरे वीडियो में, जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। लेकिन थैंक यू सो मच, उसके बावजूद भी जितने भी लोग मुझे सुनते हैं पेशेंटली, तहे दिल से मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो चलिए, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की पॉडकास्ट पर आते हैं। और आज मैं बात करूँगी धड़कन मूवी के बारे में। मैं उसके मूवी के बारे में बात करूं, रिव्यू करूं या इसे रोस्ट करूं, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, क्योंकि मुझे ये फिल्म कभी भी अच्छी नहीं लगी। हाँ, नदीम श्रवण ने गाने बहुत अच्छे बनाए हैं और समीर और अंजाम ने ये गाने जो लिखे हैं, आई थिंक अनजान है या अंजाम, नहीं अनजान ही है, लिरिक राइटर हैं जो सॉन्ग राइटर हैं, उनका नाम शायद अनजान है। और समीर हैं, एक समीर भी हैं जो 90s के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गीतकारों में से एक थे। वो बात अलग है कि आज उनके लिखे हुए गीत हमारे कानों में नहीं सुनाई देते, लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब समीर साहब के गाने बहुत बड़े चार्ट बस्टर होते थे, ब्लॉकबस्टर होते थे। तो नदीम श्रवण और समीर की जोड़ी तो किसी से छुपी नहीं हुई है, इन्होंने भी साथ में बहुत अच्छे गाने लिखे हैं। लेकिन साथ ही साथ अंजाम साहब ने भी जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इन गानों में अपना भी सहयोग दिया है, क्योंकि इस एल्बम के जितने भी गाने रहे हैं धड़कन के, वो सारे के सारे बड़े शानदार रहे हैं। आप देखिए कि सन 2000 में धड़कन मूवी आई थी और आज 2025 लगभग ख़त्म ही होने वाला है। मुझे नहीं पता मेरा ये वीडियो जब आएगा तब पता नहीं 2025 जा चुका होगा या जाने वाला होगा, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो फिल्म के गाने हैं ये हमेशा एवरग्रीन ही रहे हैं। 25 साल बाद भी अगर आप इस गानों को सुनेंगे, इस पूरी एल्बम को आप सुनेंगे, तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये फिल्म के गाने इतने पुराने हैं। आज भी जो इन गानों की मिठास है वो बिल्कुल फ्रेश है। मतलब जैसे एक फ्रेश मिठाई होती है ना, जिसको मुंह में डालो तो मतलब पता चल जाता है, और कुछ 2 दिन पहले की कोई मिठाई पड़ी हो तो वो पता चल जाता है। वो डिफरेंस आपको टेस्ट में, कलर में, उसको फील करने में पता चल जाता है। तो वैसे ही जो धड़कन मूवी के जो गाने हैं, आप देखिए इतने साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं इस मूवी को रिलीज़ हुए, लेकिन जब आप इसके गाने सुनते हैं तो इतना आपको अच्छा फील आता है कि मतलब आप बता ही नहीं सकते। यू कांट एक्सप्रेस कि भाई, मतलब होता है ना, आप नॉस्टैल्जिया तो आपको आता ही आता है, साथ में आपको लगता है कि यार वो वक्त कितना खूबसूरत था जब सिनेमा, हमारे हिंदी सिनेमा में इतना खूबसूरत गाने बना करते थे। ठीक है, कॉपी चोरी के ज़रूर होते थे, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन चोरी में भी जो है वो बड़ा मज़ा होता था। अब तो खैर चोरी में भी इतना क्रिंज होता है कि आप बयान नहीं कर सकते। ओरिजिनलिटी नाम की तो अब कोई चीज़ रही नहीं है। खैर, आज के सिनेमा को क्या कोसना, मैं तो बहुत बार अपने वीडियोस में कोस चुकी हूँ। तो मैं बात करूँगी इस फिल्म के बारे में। मुझे ये फिल्म कभी भी इतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं लगी, मुझे कभी भी पसंद नहीं आई, क्योंकि जहाँ पर माँ बाप लड़की की शादी किसी ज़बरदस्ती दूसरे लड़के से करवा देते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट तो मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। मैं हमेशा कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि माँ बाप
मतलब ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि अपनी बेटी को, स्पेशली मैं बेटियों की बात कर रही हूँ, लड़कियों की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स लड़कों के साथ भी ज़ोर ज़बरदस्ती होती है कि पेरेंट्स प्रेशराइज करके अपनी हेल्थ का हवाला देकर अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करवा देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भाई घर जो लड़का है या लड़की हैं, वो शादी के बाद एक घर में एंट्री लेने के बाद अगर किसी जगह पर जाएंगे तो वो होगा उनका बेडरूम। तो एक अनजान लड़का लड़की को एक बेडरूम में बंद कर देना, लॉक कर देना, ये आज की तारीख में ये फॉर्मूला काम नहीं आता। और वो जो टाइम था सन 2000 का, वो चेंज हो रहा था। और उस ज़माने में भी ऐसा दिखाना कि फादर ये कह रहा है कि मैं उन बापों की तरह नहीं हूँ जो अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं तो भाई अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगा अगर तूने सुनील शेट्टी से शादी करी। अब सुनील शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मतलब गरीब है, तो एक बहुत ही केयर डैम एटीट्यूड वाला वो गरीब है कि हाँ मैं हूँ तो हूँ। वो फादर के सामने बैठा है एकदम टूटी हुई चप्पल लेके, फटे हुए कपड़े पहन के, अपना एरोगेंस दिखा रहा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। माँ से भी उसका एक बड़ा ही डिफरेंट तरीके का रिलेशनशिप है, फादर का पता नहीं है। माँ भी उसकी शर्मिला टैगोर थी जो पता नहीं एक कोने में पड़े पड़े गाने ही सुनती रहती थी, अपनी ख्यालों में खोई रहती थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट से ये लड़का आया है। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि फादर का अपनी बेटी के लिए चिंता करना और सोचना कि भाई ये लड़का जब मेरी कोई इज्जत नहीं रख रहा है, मेरा कोई शर्म लिहाज नहीं रख रहा है, तो मेरी बेटी के लिए क्या करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। ठीक है, वो एरोगेंस था, फादर ने ये नहीं देखा कि जो लड़का है वो जो है जैसा है उसे खुद पे शर्म नहीं है, वो कोई झूठे ख्वाबों में मेरी लड़की को नहीं फंसा रहा है। उसने डे वन से मेरी लड़की को बता रखा है कि मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब हूँ। ऐसा नहीं है, कई लड़के होते हैं जो कंगले होते हैं लेकिन झूठी शानो शौकत, झूठा एक फेरी लैंड दिखाकर अमीर घरों की लड़कियों को फंसा लेते हैं। तो वो भाई वो तो लड़का है नहीं। उसने कहा कि नहीं भाई मैं गैरतमंद हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं जो भी रूखी सूखी खाता हूँ आपकी बेटी को भी खिलाऊंगा और उसको वही खाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी बीवी बनेगी। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स एक फादर देखता है जिसको मैं गलत नहीं कह सकती, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि आप अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा दो ये सोच कर कि भाई बस मैं इसको जहाँ धक्का दूंगा वो चली जाएगी। भाई आपको ये समझना चाहिए कि एक लड़की जो है वो एक घर से निकलकर एक अनजान आदमी के बेडरूम में जाएगी, मतलब आप एक तरीके से अपनी बेटी को एक घर में नहीं बल्कि एक बेडरूम में धक्का दे रहे हो एक अनजान आदमी के साथ। वो बात अलग है कि शिल्पा शेट्टी को राम जैसा एक हस्बैंड मिला जो बहुत ही मैच्योर जेंटल किस्म का था, जो उसके साथ बहुत ही जेंटली पेश आया। लेकिन कई ऐसी भी बेचारी लड़कियां होती हैं जिनको जेंटल हस्बैंड नहीं मिलते हैं, जिनको मेंटल हस्बैंड मिलते हैं जो मतलब उनको जानवरों की तरह नोच कर खा कर फेंक देते हैं और क्या क्या हालत करते हैं। और वो लड़कियां चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाती और उनके पेरेंट्स कहते हैं जाओ एडजस्ट करो, शादी के कुछ साल डिफ़िकल्ट होते हैं, बाद में सब सही हो जाता है, बच्चा पैदा कर लो, ये कर लो। मतलब कभी कभी फादर्स ये बात समझ नहीं पाते, इवन मदर्स भी अपने हस्बैंड से ऐसा भी क्या डरना। भाई ठीक है ना, तुम अपनी बात रखो कि ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन आप बेटी को भी तो देखो कि वो एक ऐसे इंसान के बेडरूम में जा रही है जिसको वो जानती तक नहीं है, वो क्या हाल करेगा। ये तो एक चलो फिल्म है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। माँ बाप जो हैं बच्चों की ज़बरदस्तियाँ शादियाँ करवा देते हैं और फिर बनती नहीं है, फिर उसके बाद तलाक होते हैं और तलाक में भी जो इल्ज़ाम लगते हैं, कभी लड़का लड़की पे लगा रहा है, कभी लड़की लड़के पे लगा रही है और परिवार की रेपुटेशन सत्यानाश हो जाती है। तो मुझे ये फिल्म नहीं कभी अच्छी लगी, टू बी वेरी ऑनेस्टली मुझे ये फिल्म नहीं अच्छी लगी। इस फिल्म का नाम धड़कन कम और तड़पन ज़्यादा होना चाहिए था कि मतलब पहले
जो था, मतलब शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी प्यार में तड़प रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो है सिर्फ सुनील शेट्टी की तड़पन शुरू हो जाती है, और फिर एंड में उसकी तड़पन शांत कब होती है, जब शिल्पा उसको आके बताती है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वहीं पर उसकी हवा निकल जाती है कि हैं, ये तो प्रेग्नेंट हो गई है, अब मैं किसी और के बच्चे को थोड़ी ना संभालूंगा। ठीक है, किसी और की बीवी को उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी और की बीवी को उड़ाने के साथ साथ किसी और के बच्चे को अपना बनाना, वो इतना आसान नहीं होता। अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं जहाँ पर शादीशुदा औरतों के साथ अफेयर तो लड़के चला लेते हैं, लेकिन उनके बच्चों को वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं भाई मैं बच्चे को नहीं संभाल सकता, बच्चा मेरे से क्या रेपो बनाएगा, मैं क्या करता हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं किसी और के बच्चे को अपनाते। कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो जिनके हस्बैंड्स की बड़ी यंग एज में डेथ हो जाती है, बच्चा होता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो बच्चा अपने पास रख लेते हैं और बेटी की शादी करवा देते हैं कि चलो वो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम बच्चा हमारे पास छोड़ दो और तुम दूसरी शादी कर लो। तो यहाँ पर भी जो सुनील शेट्टी है उसकी हवा निकल जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि नहीं भाई चलो अंजलि मुझे चाहिए थी, लेकिन ये अंजलि के साथ जो ये फ्री पैकेज जो गीतांजलि आने वाली है ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए भाई तुम राम के पास ही जाओ, और जो है तुम जाओ जाओ। तुम उस टाइम पर तो खैर इतनी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज जब आप लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, तब आपको ये समझ में आता है कि भाई बच्चा होने के बाद ही उसको समझ में आ गया कि नहीं भाई मैं बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये जिम्मेदारी तो बाप की है, वही करे। अब मैं मतलब आप देखिए ना कि वो जो एक उसके माइंड में जो एक ड्रीम गर्ल थी, वो ड्रीम गर्ल अब मम्मी बनने वाली है। तो मम्मियाँ किसी के ख्वाबों में नहीं आती हैं। तो ये एक फैक्टर सबसे बड़ा था जो बताने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों का ध्यान उस टाइम पर गया नहीं। लोगों को लगा कि अरे देखो उसको अक्ल आ गई, वो भी बड़े बड़े बातें कर रही थी शिल्पा शेट्टी कि मैं तो 7 जन्मों के लिए राम की हो गई हूँ। अरे बहन, तू 7 जन्मों के लिए हो गई है, तू पहले ऐसी 7 जन्मों की कस्में तो सुनील शेट्टी के साथ खाती थी, पर क्या हुआ, जैसे ही तेरी शादी हुई ना ना करते प्यार हाय मैं कर गई, इसके सुर ही बदल गए। दिल ने ये कहा है दिल से जो गाती थी सुनील शेट्टी के साथ, अब वो जो है फिर नाना करते प्यार वो गाना लगी उसके अक्षय कुमार के साथ। तो भाई प्यार की क्या क्रेडिबिलिटी है, जो अच्छा लग गया उसी के साथ हम चल दिए। बस वही वाली बात होती है कि जो अच्छा लगे उसके साथ हो लो। 7 जन्मों के वादे कस्में वादे ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो ये एक फिल्म एक रियलिटी चेक था जो लोगों को समझ नहीं आया, और प्रैक्टिकली ये बात थी। और आज आप देख सकते हैं कि लोग जो है एक टाइम पर जो है कितने मल्टीपल अफेयर्स कर रहे होते हैं, और फिर उनको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उसी के साथ शादी कर लेते हैं। इनफैक्ट शादी के बाद भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं कि चलो शादी तो एक सोसाइटी के लिए है, एक रिस्पेक्ट के लिए है, लेकिन ये जो हमारे हिडन मल्टीपल अफेयर्स हैं ये हमारे पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि मोबाइल तो एक अलग तरीके का एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन ये अफेयर ये आपको एक किक देता है, एक एक्साइटमेंट देता है, एक आपको क्या बोलते हैं एडवेंचर देता है। क्योंकि लोगों को जो असली जो एंटरटेनमेंट मिलता है कहीं ना कहीं वो एडवेंचर से मिलता है। आप मोबाइल के साथ क्या एडवेंचर कर सकते हो, कितनी वीडियो गेम्स देख लोगे, कितनी वो अडल्ट फिल्में देख लोगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल पर तो आप जाओगे ना। अडल्ट फिल्म देखना और किसी के साथ अडल्ट तरीके से प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होने में फ़र्क तो होता ही है। तो ये एक रियलिटी है जो मतलब हमें उस टाइम पर नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब हमने इतना कुछ देख लिया है, इतनी लाइफ में चीज़ें देख ली हैं, इतने बड़े बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले जोड़ों को अलग होते हुए देख लिया है, तो समझ में आ गया है कि भाई ये रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो यही ये फिल्म थी, लेकिन लोगों ने इसको बड़ी रोमांटिक फिल्म मान लिया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल फिल्म है। और जो राम का कैरेक्टर है, राम
बेसिकली ये जो पूरी की फिल्म है ना, इसमें ये चीज़ मैसेज देने की कोशिश करी है कि इसमें इंसान जितना प्रैक्टिकल और मैच्योर अगर कोई इंसान है ना, वही लाइफ में सरवाइव भी कर सकता है, और उसके साथ जो उसके आसपास जो रिश्ते हैं उनको भी वो अच्छे से सरवाइव करवा सकता है। जिस तरीके से जो राम ने अपनी बीवी को हैंडल किया, भाई उसको पता है मेरी सौतेली माँ भी है, मेरा भाई भी है, बहन भी है, और उसको हर चीज़ पता थी। उसको शिल्पा को अपनी तरफ करना था, अपने बीवी बनाना था, तो उसने बड़ी मैच्योरिटी से हैंडल किया। और उसकी वही मैच्योरिटी देखकर जो है शिल्पा शेट्टी अपने इतने पुराने पक्के गहरे अफेयर को भी भूल गई। मतलब वो भूल गई कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था, जो मुझे इतना इंटेंस लेवल पर मुझे प्यार करता था, वो उसकी इंटेंसिटी को भी इग्नोर कर गई, क्योंकि मैच्योरिटी मैच्योरिटी की ही एट द एंड ऑफ द डे कीमत होती है। उसने हर चीज़ मैच्योरिटी से करी। उसको पता चला कि भाई शिल्पा शेट्टी का ये एक्स बी एफ है, और एक ज़माने में प्यार मोहब्बत था, तो उसको भी पता है कि भाई वो भी बड़ा स्मार्ट था। उसको भी पता है कि भाई प्रेग्नेंट मैं इसको कर चुका हूँ, अब ये कहाँ जाएगी, कोई किसी का बच्चा तो एक्सेप्ट करता नहीं है, तो अब तो चाह कर भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसी वजह से वो बड़ा रिलैक्स था, कैजुअल था, उसको समझा रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है सुनील शेट्टी को। तो क्यों? क्योंकि वो मैच्योर है। उसको पता है कि भाई बीवी जो काम मुझे करना था, लोग अपनी मैरिज को सिक्योर करने के लिए तो बच्चे पैदा करते हैं। लोगों को लगता है, स्पेशली जो हस्बैंड्स होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई बच्चा हो गया है तो अब बीवी कहाँ जाएगी। और कई मैंने ऐसी बीवियां देखी हैं जिनके हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन उन्हें पता है कि भाई हमारे बच्चे हैं, और जो हमारा हस्बैंड है वही हमारे बच्चों का अच्छे से केयर टेक कर सकता है फाइनेंशियली। और उनको पता है कि भाई ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये अपनी लेवल पर है, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर हैं, लेकिन रियलिटी में मेरे बच्चों का जो बाप है वही उनकी सारी जिम्मेदारी उठा सकता है। ये जो बॉयफ्रेंड्स हैं ये सिर्फ एक टाइम पास है, एक पिलो हैं, एक कंधे हैं मेरे लिए, एक एंटरटेनमेंट का साधन है। लेकिन जब बात मेरे बच्चों की ऊपर पैसे खर्चा करने की आएगी तो वो तो बाप ही करेगा, और ये बॉयफ्रेंड्स थोड़ी ना करेंगे। ये थोड़े बहुत टिप्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन ये पैसा मेरे बच्चों पर नहीं खर्चा कर सकते। इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर औरतों के जो होते हैं, बच्चों की माँओं के होते हैं, वो सिर्फ अफेयर तक ही होते हैं, वो इतने लेवल तक आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, कुछ बेवकूफ़ औरतें होती हैं जिनको लगता है कि भाई वो हमें एक्सेप्ट कर लेगा, तो बात होती है। या फिर हस्बैंड को ही पता चल जाए कि भाई मेरी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो खुद अपनी बीवी को छोड़ दे कि जा बच्चा भी ले जा। तो ये भी होता है कि भाई कई हस्बैंड्स को इतना शौक लगता है कि वो बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं करते, कहते जा बच्चा भी ले जा, मतलब ऐसा भी करते हैं। तो देखिए, मैंने ये सब कुछ देखा है, सुना है, तो मैं उसके एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आज भी लोगों को लगता है, आज भी कई मर्दों को लगता है कि फटाफट बीवी को प्रेग्नेंट कर दो तो कहीं नहीं जाएगी, वो बच्चे में ही घुसी पिसी रहेगी। ठीक है, कुछ टाइम तक घुसी पिसी रहती हैं बच्चों में, लेकिन फिर बाद में जब थोड़ा से बच्चे बड़े होने लगते हैं, थोड़ा से इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, तो फिर और मदर्स जो हैं वो थोड़ी फ्री होने लगती हैं। और अब तो ज़माना डिजिटल का है, हर चीज़ ऑनलाइन होती हैं, तो अफेयर्स भी बहुत इजीली ऑनलाइन होते हैं। पहले लोगों को लगता था कि हाउस वाइफ्स के कभी अफेयर्स नहीं हो सकते, लेकिन मैंने देखा है कि हाउस वाइफ्स के भी बड़े इजीली अफेयर हो जाते हैं। कुछ अफेयर्स तो उनके उनके घर के किसी रिलेटिव के साथ हो जाते हैं, तो कुछ तो मोबाइल में, आजकल इंस्टाग्राम पर डीएम्स हैं, व्हाट्सएप है, कितना कुछ है, फेसबुक है। मैं खुद अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो लाइफ में मेरे पास बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी कई बार आई जब मुझे, मतलब क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मैं भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो ऑफ कोर्स कभी कभी आपको रैंडम डीएम्स आ जाते हैं, कभी कभी आपको व्हाट्सएप उस पे इंस्टाग्राम पर कॉल्स भी आ जाती हैं। लेकिन मैंने कभी भी किसी को एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि इन सब का कोई भविष्य नहीं है, और ये सब एक ट्रैप होता है। मेरे पास मेरी जो भी सिचुएशन रही है, जो भी मेरे हालात रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली मैं भी
ऐसी सिचुएशन में रही हूँ, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ईज़ी बहाना भी था, मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका भी था। लेकिन मैंने इतने अच्छी अपॉर्च्युनिटी होने के बावजूद भी, शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो एक डिजिटल अफेयर तो कर सकती थी कि भाई इसमें क्या है, सिर्फ बात ही तो करनी है, कोई किसी से जाके मिलना थोड़ी ना है, कौन मिलेगा कौन जाएगा, तो एटलीस्ट किसी से बात करके कोई किसी से एक दोस्ती कर लो। बहुत सारे ऐसे जो सो कॉल्ड अफेयर्स होते हैं वो ऐसी फ्रेंडशिप से शुरू होते हैं, चैटिंग से ही शुरू होते हैं, और फिर धीरे धीरे पता नहीं सिचुएशन कहाँ बढ़ जाती है। तो ये हमने सारे किस्से सुन रखे हैं, मैंने सुन रखे हैं, लेकिन सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी एक एडवेंचर करने के लिए लाइफ में कि यार वो गाना है ना, बेरंग सी बड़ी जिंदगी कुछ रंग तो भरूं, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते कुछ तो करूं। तो कुछ लोग ये सोचकर अपनी खुद की, कहते हैं ना, हम खुद ही अपने वकील होते हैं, खुद ही अपने मतलब मुजरिम होते हैं, तो हम अपने आप को खुद ही डिफेंड करते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा खासा एक डिफेंस होता है, लंबा चौड़ा, कि नहीं यार मेरा वो वीक मोमेंट था, नहीं यार मुझे भी तो एक एंटरटेनमेंट चाहिए, नहीं यार मुझे, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, तो इसी बहाने अगर मैं किसी से बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो क्या दिक्कत है। तो मेरे पास भी लाइफ में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आई, और मैं भी खुद आगे बढ़कर ये कर सकती थी, लेकिन मैंने ये कभी किया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं अपने घर वालों के सामने बहुत शर्मिंदा होंगी, और क्या मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचेंगे, मैं क्या इतनी गिरी हुई हूँ, मैं क्या इतनी कमज़ोर हूँ, या मैं इतनी ज़्यादा ऐसी हूँ, मतलब जिस रास्ते जाना नहीं, मैं एक अच्छे ख़ानदान की लड़की हूँ, ये सब में कोई बरकत नहीं है, ये सब कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, फिर बाद में जंजाल बन जाएगा। मैं यूट्यूब पर हूँ जब से आई हूँ, मेरी कुछ फेलो पॉडकास्टर्स है, उनसे मेरी दोस्ती हुई है, और काफ़ी सेंसिबल हैं, और उनका मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी मिलता है, और जो भी हम लोग बात करते हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करते हैं, और यहाँ पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको अपनी पर्सनल प्राइवेसी को जो है वो ओपन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वरना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हूँ, और मेरे जो भी पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट रहे हैं, मैंने कभी भी उसको बढ़ावा दिया ही नहीं, जबकि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई भी, मुझे कुछ अननोन कॉल्स भी आए, मुझे कुछ लड़कों के मैसेजेस भी आए इंस्टाग्राम पर, बट मैंने कभी भी उनको रिप्लाई नहीं दिया, कभी भी मैंने बातचीत शुरू नहीं करी। तो देखिए, जैसे कहते हैं ना कि लड़की पर ये चीज़ें लागू होती हैं, वो एक रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर लड़की की तो कोई कहीं तरीके से मर्जी नहीं होती, उसको उठा के ले जाते हैं, वो तो एक अलग केस होता है, लेकिन ज़्यादातर ये लड़की के ऊपर होता है। और मैं नहीं चाहती थी कि कल को कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए कि हाँ तुम ही ने किया होगा। ये भी होता है कि कई बार लड़की निर्दोष होती है, फिर भी जो उंगलियां उठती हैं वो लड़की पर उठती हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी चीज़ का निमित्त बनूं कि भाई मैंने किसी को फुसलाया, ये किया। मुझे मतलब मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है, और वही मेरा स्ट्रेंथ है, वही मेरी पर्सनालिटी है, और उसी को मैंने जो है यूज़ किया, और यही वजह है कि वो स्ट्रेंथ को मैंने अपने काम में यूज़ किया, और इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आई। और अब तो खैर मुझे साल से भी ज़्यादा हो गया है, और मुझे काफ़ी अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट भी दिया, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मुझे सपोर्ट मिला है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। बट खैर, तो ये चीज़ मैंने इस फिल्म में जो देखी ना, यहाँ पर भी देखिए, प्यार की कोई कीमत नहीं है, अगर कीमत है तो मैच्योरिटी की है ना। इस फिल्म में आप देखेंगे सुनील शेट्टी ने अगर मैच्योरिटी से काम लिया होता तो लाइफ में वो भी आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं, मैं अंजलि को पाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं अंजलि का वो प्यार छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा। उसने ये नहीं सोचा कि भाई वो औरत मुझे भूल गई, वो किसी और के साथ उसने शादी कर ली, ठीक है, ज़बरदस्ती की या जो भी उससे करवा दी गई, लेकिन अब वो खुश है। जब एक बार एक इंसान को पता चल जाए तो एक सेंसिबल इंसान पीछे हट जाता है, लेकिन वो पीछे कब हटा, जब उसकी कोख में बच्चा आ गया। तो इससे साफ पता चलता है भाई, अगर तुम प्यार करते तो तुम उस अंजलि की, गीतांजलि को भी अपना लेते, बच्चा बेटा होता या बेटी होती जो भी होता,
तो कर लेते ना कि हाँ अंजलि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम राम को छोड़ दो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो काहे का सुनील शेट्टी भी एक खाली बर्तन की तरह बड़बड़ 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 बजाए, तुम किसी और की ना हो जाओ, मैं होने नहीं दूंगा, पता नहीं क्या बकैती बकचोदी वाले डायलॉग, मुझे ये फिल्म नहीं पसंद आई। और इसमें परमीत सेठी भी काम कर रहे थे और उनका भी ठीक ठाक रोल था, विलन नेगेटिव रोल था। महिमा चौधरी उसमें एक वन साइडेड लवर की भूमिका निभा रही थी, फिर बाद में वो बताती हैं सुनील शेट्टी को कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरे पापा से मिलना होगा। अब वो जाएगा अपने उसके फादर से मिलेगा, तो ये दिखाया गया है कि अब ये जो कहानी है क्या आगे रिपीट होगी जैसे अंजलि के साथ उसकी हुई थी, कि अंजलि के फादर से जब वो मिला तो अंजलि के फादर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या महिमा चौधरी का जो फादर होगा अनुपम खेर जिनका स्पेशल अपीयरेंस था वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो बस इसी नोट पर कहानी ख़त्म हो जाती है। और फिर जो है सुनील शेट्टी चला जाता है और उधर अक्षय कुमार को उसकी दौलत वापस मिल जाती है और उसकी औरत जो है शिल्पा शेट्टी भी वापस मिल जाती है और होने वाला बच्चा भी मिल जाता है, तो कहानी ख़त्म हो जाती है। तो खैर इस फिल्म को मैंने इतनी बार देख रखा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक की मूवी लगती है, कोई भी इसमें समझदार नहीं था। अब इसमें हालात को ज़िम्मेदार कहें, इंसान की फितरत को ज़िम्मेदार कहें, क्या कहें, लेकिन ये पूरी की पूरी जो फिल्म है मुझे ये वेस्ट ऑफ टाइम लगती है। हाँ गाने अच्छे हैं, लेकिन कोई इस फिल्म में आप सिर्फ यही सीख सकते हैं कि भाई जिसके साथ आप वादे कर रहे हैं ये वादे कब तक रहेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये वाली लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, कहते ना कि अब आगे क्या होगा, क्या ये इसके साथ ये घटना घटेगी या ये दुर्घटना हटेगी, ये जानने के लिए हमें ये एपिसोड देखना होगा और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कहानी क्या मोड़ लेती है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जब हम किसी से मिलते हैं, अट्रैक्शन होता है, हमें नहीं पता होता। इनफैक्ट हम कोई शॉपिंग भी चीज़ करते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आती है, हम उसको कई बार ऐसी भी हम चीज़ें खरीदते हैं जिनको हम घर में रखने के बाद पहनते ही नहीं है, वो पड़ी 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 फिर हमारा मूड बदल जाता है, फिर हम वो किसी और को दे देते हैं या किसी को मतलब एक तरीके से चैरिटी में दे देते हैं, मतलब पहनते ही नहीं है। कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ लाकर खरीद कर डंप करते हैं। तो हर चीज़ की एक कहते हैं ना एक्सपायरी डेट होती है, तो रिलेशनशिप की भी एक्सपायरी डेट होती है। आप देखिए शादी, जब नई नई शादी होती है तब कपल का कैसे बिहेवियर होता है और जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती जाती है तो क्या हो जाता है। तो मतलब कहते ना किसी और से आप पहले किसी और से वादे करते हो, फिर उससे रिश्ता ख़त्म होता है, फिर किसी और के पास जाते हो। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं मतलब एक रिश्ता ख़त्म करके कितनी जल्दी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। तो यही कीमत है कि जब तक आपकी आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं। पहले हम यही सोचते थे कि जब तक आपकी आंखें खुली हैं तब तक रिश्ते हैं, आंखें बंद हुई रिश्ते ख़त्म हुए। लेकिन यहाँ तो जीते जी लोग रिश्ते ख़त्म करके जो है नए रिश्ते बना लेते हैं, दूसरी शादियाँ कर लेते हैं, नए बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड। तो ये सब मतलब लाइफ, मतलब आप क्या कह सकते हैं, जानवर जैसे ही हम लोग हो गए हैं। और हम अगर ऐसे नहीं बनेंगे तो हम आज के ज़माने के कैसे कहलाएंगे। कुछ लोगों पर तो ये भी प्रेशर होता है, कुछ लोग अपने आप को ओल्ड स्कूल नहीं बनाना चाहते, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को ओल्ड स्कूल दिखाते हैं पर वो ओल्ड स्कूल होते ही नहीं है। तो बस दुनियादारी को दिखाने के लिए मुझे लगता है ये सब चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए वो आपको भी नहीं पता, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे कुछ देख लेते हैं तो अपनी लाइफ को वही इमेजिन करने लग जाते हैं, बट रियलिटी इससे बड़ी डिफरेंट है। तो ये जब फिल्में ऐसी, आप रोमांटिक फिल्में आप जब भी देखें तो देखें कि ये रोमांटिक फिल्मों के पीछे की रियलिटी क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो इस फिल्म में मैंने समझी है और जो भी मैं फिल्म आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जिसको मैं रोस्ट करती हूँ, उसका भी यही होता है। तो इस फिल्म में अगर प्यार की कीमत नहीं दिखाई गई है, मैच्योरिटी की कीमत दिखाई गई है, सेंसिबिलिटी की कीमत दिखाई गई है। जो होती है शिल्पा शेट्टी, उसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। पहले वो देव देव करती थी, फिर उसके बाद उसने राम राम किया, फिर अब बच्चा हो जाएगा तो बच्चा बच्चा करेगी। मतलब
उसका कुछ नहीं है। मतलब मुझे जो उसका स्टैंड समझ नहीं आया। हाँ, एक चीज़ मुझे उसकी वो अच्छी लगी कि जब उसका देवर उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता है तब वहाँ पर वो स्टैंड लेती है कि ये मत करो, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी। लेकिन वैसे जो शिल्पा शेट्टी का जो कैरेक्टर था वो कोई मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं दिखा, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो गई। तो थोड़ा सा ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। थोड़ा सा उसके कैरेक्टर को मुझे लगता है और अच्छा स्ट्रांग बनाना चाहिए था। ठीक है, जितना भी उसको काम दिया, आई थिंक धर्मेश दर्शन ने ये फिल्म बनाई है, जो महेश भट्ट और विक नहीं, महेश भट्ट के कुछ रिलेटिव लगते हैं, जो कि महेश भट्ट और उनके जो भाई हैं, इन दोनों भाई की एक बहन भी हैं, उनके साथ शादी हो रखी है धर्मेश दर्शन की। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला, तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई। तो यानी कि भट्ट कैंप के रिश्तेदार हैं ये, और इन्होंने अपनी करियर में कुछ चुनिंदा फिल्में बनाई हैं जिनकी वजह से ये जाने जाते हैं। और इनकी एक फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी, जो आज भी लोगों को याद है, उसके गाने भी काफ़ी लोगों को याद हैं। तो काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी राजा हिंदुस्तानी, और उसके बाद सन 2000 में वो ये लेकर आए थे फिल्म धड़कन। तो ये धड़कन फिल्म लेकर आए थे, और ये फिल्म चली, और कहा जाता है कि शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार का इसी फिल्म से जो है वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था। और इस फिल्म के बाद साल बाद ही अक्षय और ट्विंकल ने शादी भी कर ली थी, और ट्विंकल ने भी काफ़ी मीडिया में जो है अक्षय को लेकर काफ़ी बातें करी। फिर बाद में पैचअप हो गया। फिर तो ये होता ही होता है, क्योंकि देखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस कम फर्स्ट, रिलेशनशिप, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस सब बाद में है। आप अपने करियर को लेकर प्रैक्टिकल रहो, अपने अपने काम को लेकर प्रैक्टिकल रहो, मूव ऑन, शो मस्ट गो ऑन। तो ये सब बातें जब आप करते हो तो फिर धीरे धीरे आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। फिर बाद में शिल्पा शेट्टी ने तो राज कुंद्रा के साथ में जो है वो शादी कर ली, और फिर अब तो खैर दोनों के दो बच्चे भी हो गए हैं, और उधर अक्षय के भी दो बच्चे हैं, और जो भी है। तो ठीक है, ये फिल्म थी, और इसके लिए सुनील शेट्टी को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का शायद अवार्ड भी मिला था, महिमा चौधरी को भी मिला था। तो ओवरऑल ये फिल्म उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा टॉक अबाउट थी। और शिल्पा शेट्टी के करियर में कुछ ही फिल्में हैं जो मतलब अच्छी रही हैं, और ये फिल्म उनमें से एक है। और इस फिल्म में थोड़ा बहुत जो शिल्पा की एक्टिंग को भी प्रेस किया गया, वैसे शिल्पा की एक्टिंग को ज़्यादा तारीफ कभी मिली नहीं। बहुत कम ऐसी फिल्में रहीं जहाँ पर जेन्युइनली शिल्पा को अप्रिशिएट किया गया। कभी कभी तो कुछ कुछ फिल्मों के लिए तो शिल्पा को ओवर एक्टिंग का भी टाइटल दिया गया है, क्योंकि शिल्पा की कभी भी ज़्यादा फिल्में आप देखेंगे चली ही नहीं। शिल्पा का करियर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उनको चुनिंदा बेस्ट एक्ट्रेसेस में से उनका नाम कभी भी ज़्यादा नहीं लिया गया। हाँ, उनका फिगर, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। वो बात अलग है कि वो बिग ब्रदर जब जीती तो थोड़ा बॉलीवुड ने उनको थोड़ा सा सीरियस लेने की कोशिश की। फिर बाद में उन्होंने बिग बॉस सीज़न 2 को होस्ट किया, तो थोड़ा सा। फिर बाद में शिल्पा ने कुछ रियलिटी शोज़ को जज किया। उन्होंने सन 2006 में झलक दिखला जा सीज़न 1 को भी शायद होस्ट किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन उससे पहले 2006 तक शिल्पा को बहुत हल्के में लिया जाता था। मतलब ठीक है, एज अ जज शिल्पा को ले तो लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हालांकि उसमें पहले नाम करिश्मा कपूर का आ रहा था, लेकिन बाद में शिल्पा शेट्टी ने वो जज की कुर्सी संभाली। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा शिल्पा को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था जितना कि बिग ब्रदर जीतने के बाद शिल्पा को लोगों ने हाथों हाथ उठाया। उनकी फिल्में भी आई, लाइफ इन मेट्रो, और एक तरीके से शिल्पा का काफ़ी मतलब कहते हैं ना, एक वजन हो गया शिल्पा में कि शिल्पा शिल्पा शिल्पा, बिग ब्रदर जीती है, ये जीती है। फिर उसके बाद शिल्पा को राज भी मिल गए, तो शिल्पा की लाइफ का एक गोल्डन पीरियड भी आया, जो काफ़ी शिल्पा के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया। और फिर बाद में अब तो शिल्पा का क्या है आपको पता ही है। तो खैर जो भी है,
शिल्पा की ये स्टोरी है। और सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार ने 90s में एक तरीके से उनके बीच में काफ़ी एक तरीके से कंपटीशन चलता था, क्योंकि दोनों ही हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे। दोनों की फिजिक काफ़ी मतलब रफ एंड टफ इमेज के साथ बॉलीवुड में 90s में इन दोनों ने एंट्री ली थी। और फिर दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। और इनके करियर की सबसे अच्छी फिल्म हेरा फेरी है, जो साल 2000 में ही आई थी। तो एक तरीके से साल 2000 अक्षय के लिए भी बहुत अच्छा रहा और सुनील शेट्टी के लिए भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट अवतार में ये दिखे थे हेरा फेरी में। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी बहुत ही अच्छी दोनों की जोड़ी है और दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन जब बात कॉमेडी की आती है तो दोनों का थोड़ा सा एक अलग तरीके का एक केमिस्ट्री दिखती है। तो ये भी एक अच्छी जर्नी रही है दोनों की। तो ओवरऑल ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है और आए दिन टीवी पर आती रहती है, पकाती रहती है। और पता नहीं इस फिल्म से क्या कुछ चैनल्स को इतना ऑब्सेशन है, सैटेलाइट चैनल को, कि हर रोज़ ये फिल्म आ रही होती है और सच में बड़ी इरिटेशन लगती है। अच्छा, इसमें ना एक गलती भी हुई है। इसमें ना पहले बहन के किरदार में शायद कोई और एक्ट्रेस थी, शायद नवनीन निश्चल, जो तारा में काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती थी, मेन लीड जिनके बाल बॉय कट थे, जो तारा का मेन रोल करती थी, वो भी शायद इस फिल्म में थी। पता नहीं उनका शायद बहन का रोल था अक्षय की, या क्या का रोल था। फिर बाद में वो रिप्लेस होकर कोई और एक्ट्रेस आ गई। वो एक गाने में दिखी भी हैं, मतलब मैंने एक इंस्टाग्राम की रील पर देखा था। वो जो गाना था दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था, और उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था वो गाना, क्योंकि वो टिपिकल शादी का था। और शादी ब्याहों में ऐसे जो क्या कहते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं वो काफ़ी बजा करते थे। और खुद की शिल्पा शेट्टी की शादी में ये गाना जब बजा था तो कहा जाता है कि शिल्पा ने ये गाने बंद करवा दिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि इस फिल्म के दौरान ही अक्षय और शिल्पा का अफेयर चल रहा था। और एक तरीके से इसी फिल्म के ख़त्म होते होते अफेयर भी ख़त्म हो गया। आई थिंक अफेयर तो काफ़ी पहले से चल रहा था, क्योंकि पहले फिल्में बनने में काफ़ी टाइम लेती थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब वक्त लेती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी थी। अब तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। तो कहा जाता है कि जब उनकी पार्टी चल रही थी तो ये गाना जब बजा तो शिल्पा ने ये गाना बंद करवाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भाई उनकी पास्ट उनकी प्रेजेंट में जो है कोई खलल डाले। तो ये बिल्कुल बहुत सही किया शिल्पा ने। बट कुछ ऐसे भी आजकल लोग होते हैं जो अपनी ही मतलब शादी में अपने एक्स की फिल्म का गाना बजवाते हैं। आई डोंट नो, कुछ ऐसी भी बंदियां होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं। बट खैर शिल्पा सेंसिबल थी, जिन्होंने पूरे तरीके से अपने पास्ट को गुड बाय करके जो है राज के साथ अपनी ज़िंदगी बिताई। अब राज के साथ उनका असली का रिश्ता कैसा है वो एक अलग बात है, लेकिन ठीक है। मतलब ब्रेकअप तो मतलब ब्रेकअप, वाकई ब्रेक यानी कि टूटना, मतलब कोई दिल टूटना, कोई रिश्ता टूटना, मतलब टूटना। जब कोई चीज़ टूटती है तो आपको दर्द होता है, दर्द होता है तो आंसू निकलते हैं, तो उसकी कीमत होती है। अगर आप उस ब्रेकअप को अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है हो गया ये है, फिर भी आप बहुत ही कैजुअल हैं, बहुत ही वो हैं, मतलब कई होते हैं ना कपल जो डिवोर्स के बाद, ब्रेकअप के बाद भी बड़े फ्रेंडली होकर मिलते हैं, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है। अब आप मुझे ओल्ड ओल्ड स्कूल कह सकते हैं मुझे कि द डेप्थ क्वीन तो ओल्ड स्कूल है, जी हाँ मैं हूँ। अब पता नहीं ये हालातों का असर है या ये जो मेरे आसपास के जो अनुभवों का असर है या मेरी खुद की सोच का असर है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी खलती है। और बस इसी के साथ कुछ ज़्यादा रोस्ट करने के लिए नहीं है। इसमें नीरज वोरा भी थे, जो मशहूर राइटर हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों के धमाकेदार डायलॉग्स लिखे हैं, जिनको आखिरी बार बोल बच्चन मूवी में भी देखा गया था। मतलब राइटर है जिन्होंने हेरा फेरी भी लिखी है, हेरा फेरी के डायलॉग्स भी लिखे हैं, राइटर रह चुके हैं। लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई, आई थिंक 2017 या 18 के बीच में, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। शायद मैंने किसी वीडियो में उनका जिक्र किया था, शायद मैंने जब
हाँ, जब मैंने हंगामा मूवी के बारे में बात करी थी, तब मैंने नीरज वोरा के बारे में बात करी थी, मुझे याद आ गया। तब मैंने वहाँ उनके बारे में बात करी थी। तो बहुत ही अच्छे राइटर थे एंड डेफिनेटली प्रियदर्शन के साथ उनकी बड़ी ही ज़बरदस्त कॉमेडी मूवी रही है। और राम गोपाल वर्मा के साथ भी उन्होंने दौड़ फिल्म में भी काम किया है, उनके कुछ सीन्स भी हैं। तो गाना भी है एक उर्मिला के साथ, शब्बा शब्बा हाय रब्बा, उसमें भी वो हैं। तो काफ़ी मतलब उन्होंने काम किया है और बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे राइटिंग वर्क उन्होंने दिया है। बट खैर वही वाली बात है कि क्या कर सकते हैं, वो नहीं है इस दुनिया में। और एक अच्छा कलाकार कभी मरता नहीं है, अपनी कला के बलबूते पर वो हमेशा जिंदा रहता है। तो नीरज वोरा भी वही हैं, अपनी कला के माध्यम से वो हमेशा हमारे साथ में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और ओवरऑल ये फिल्म ठीक है, देख सकते हो। फैमिली के साथ क्या देख कर करोगे, अकेले देखो, अकेले देखो और हंसो कि भाई कैसे हम लोग चूँ चाचे बना करते थे। प्यार मोहब्बत के नाम पर जो एक लेसन ये फिल्म दिखा रही है, उस लेसन को तो हमने पढ़ा नहीं। अगर हम उस लेसन को पढ़ लेते ना तो फिर शायद ये फिल्म नहीं चलती। बट कई बार क्या होता है ना कि हम मैसेज, जो रियल मैसेज होता है, उसको जब हम इग्नोर कर देते हैं ना, वही हमारी बेवकूफ़ी होती है। तो खैर ये फ़िल्म ठीक ठाक है और आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं और शायद किसी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिल जाएगी। आई डोंट नो, शायद अमेज़ॉन पर है या नहीं है, मुझे नहीं पता। और अगर मुझे यूट्यूब पे इसका लिंक मिलेगा तो मैं दे दूँगी। तो ओवरऑल ये फ़िल्म जो है ठीक है, इसमें एंड में तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। और बस ये फिल्म में जो अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी सात्विक विचारों वाला दिखाया है, मैच्योर दिखाया गया है। और ये एक मैसेज दिया गया है कि इंसान के पास अगर मैच्योरिटी है तो वो हर क्रिटिकल सिचुएशन को भी पीसफुली हैंडल कर सकता है। और एटलीस्ट अगर मैच्योरिटी वाले इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन और कहते हैं ना वो घबराहट तो नहीं होती है, क्योंकि जितना इंसान मैच्योर रहता है वो अपने आप को काम कर सकता है। और जो अनमेच्योर होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाता है, तो फिर उसको तो फिर उसका बीपी भी शूट अप करता है, स्ट्रेस भी होता है। तो इसमें मैच्योरिटी की कीमत सबसे ज़्यादा है इस फिल्म में, बस यही है। इसमें प्यार से ज़्यादा मैच्योरिटी ही सर्वोपरि है और उसी को ही आप अपनाओ। प्यार मोहब्बत आपके पास हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैच्योरिटी है आपके पास तो आप हर क्रिटिकल सिचुएशन से उभर जाओगे, पार निकल आओगे। तो यही इस फिल्म का मोटो है। लेकिन हमने वो समझा नहीं, हमने तो बस समझा तो क्या, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, ये सुना है बस। मोहब्बत का क्या है, मतलब ठीक है आज तुम्हारे साथ थी, कल किसी और के साथ होगी। कहते ना आज तेरी बारी है कल मेरी बारी है, मतलब ऐसे ही मतलब होता है कि मतलब कोई सच्ची मोहब्बत तो होती नहीं है। और जैसे कि होता है ना, एक इन्फेक्शन होता है, लव इज़ इन्फेक्शन, कि एक को हुआ फिर दूसरे को पकड़ा गया, कुछ ऐसे ही होता है। और ये सोशल मीडिया जब से आया है तो ये लव नाम का इन्फेक्शन, अट्रैक्शन नाम का इन्फेक्शन काफ़ी फैल गया है। क्योंकि जब भी हम कोई कपल रील देखते हैं तो हाय, हम भी इमेजिन करने लग जाते हैं, हम भी सोचते हैं यार ऐसा हो सकता है क्या, हमें भी ऐसा हो सकता है क्या। बस वहीं पर वही तो ये लोग करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक रोमांटिक रील बनाने के लिए इस कपल को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी, कितनी फाइट्स ये लोग करते होंगे। और फिर वो सारी चीज़ें तो एडिट हो गई, ख़राब हो गई। तो इससे समझ जाइए कि अगर इस रील को इतने व्यूज़ मिले हैं तो इसका क्रेडिट जाता है इसके एडिटर को, जिसने रियलिटी को तो आप लोगों के सामने लाने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। तो खैर मेरी ये बातचीत तो चलती रहेगी और मैं बोलती रहूँगी और बोलती ही रहूँगी और आप लोगों का दिमाग ख़राब करती रहूँगी। और समय मैंने बहुत ले लिया है, तो चलिए समय को मैंने ना गवाते हुए अब इस वीडियो को मैं कर देती हूँ बंद। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर मेरा वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।